बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग बीएससी फोर्थ सेमेस्टर मैथ के मैकेनिक्स वाले पेपर को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग यूनिट थर्ड के कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। इस यूनिट के एमसीक्यू को दो पार्ट में डिस्कस किया जाएगा। ये फर्स्ट पार्ट है तथा आने वाले दिनों में हम लोग सेकेंड पार्ट में भी कुछ एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। इसके पहले फोर्थ चैप्टर के एमसीक्यू को 3 पार्टों में प्रोवाइड किया जा चुका है। आप उसे देखते रहिए और कहीं डाउट होता हो तो उसे आप कमेंट करके पूछते रहिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक, इंस्टाग्राम लिंक और व्हाट्सएप नंबर तीनों दिया है, वहाँ से आप जाके जुड़ सकते हैं। और कोई भी आपको सजेशन हो तो आप वहाँ पे जाके सजेस्ट कर सकते हैं, या कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो तो आप जाके वहाँ कमेंट भी करके पूछ सकते हैं। ओके, तो देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है कर रहा है कि इफ़ a particle moves in a plane curve then radial and transverse velocity are respectively। अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है किसी प्लेन कर्व में तो रेडियल और ट्रांसवर्स वेलोसिटी क्रमशः क्या होगा। ठीक, तो आर हम यूज करते हैं सफिक्स में किसके लिए, रेडियल, और थीटा यूज करते हैं ट्रांसवर्स के लिए। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, देखा होगा क्या होता है, आर डॉट रेडियल होता है, मतलब डी आर बाई डी टी आपका क्या होता है, रेडियल होता है, तथा आर डी थीटा बाई डी टी क्या होता है, आपका ट्रांसवर्स वेलोसिटी होता है। ठीक, इसका मतलब क्या होगा, आपका जो सी नंबर ऑप्शन होगा वो राइट ऑप्शन होगा। ओके, अब चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन का रहा है कि द रेडियल एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन आर रिस्पेक्टिवली। कह रहा कि रेडियल और ट्रांसवर्स कंपोनेंट जो एक्सीलरेशन के होंगे वो नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन से हैं। इसको भी आप पढ़े होंगे, क्या होता है, आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर, एंड जो ट्रांसवर्स होगा वो क्या होगा आपका 1/r टाइम डेरिवेटिव ऑफ आर स्क्वायर थीटा डॉट। ठीक, इन सब चीज़ों से आप फैमिलियर हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, आसान क्वेश्चन हैं, ऐसे भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक, ये एक तरीके से आप दोबारा पढ़ रहे हैं, इसको आप फर्स्ट सेमेस्टर के फिजिक्स के फर्स्ट पार्ट मैथमेटिकल फिजिक्स में ये सब पढ़ चुके हैं एक बार आप। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन का रहा है कि इफ अ पार्टिकल ऑक्युपाइज अ पोजीशन P जिसका कोऑर्डिनेट क्या है, आर थीटा है, एट टाइम t एंड अ पोजीशन Q जिसका कोऑर्डिनेट क्या है, अब r में क्या हो रहा है, एक इन्फिनिटेसिमल इंक्रीमेंट हो रहा है, और थीटा में भी क्या हो रहा है, एक इन्फिनिटेसिमल इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक, तो क्या है, r प्लस डेल्टा r, और फिर क्या है, थीटा प्लस डेल्टा थीटा। ठीक, एक स्मॉल इंक्रीमेंट यहाँ पे है और एक स्मॉल इंक्रीमेंट क्या है, थीटा में। ओके, तो इन्फिनिटेसिमल इंक्रीमेंट हो रहा कोऑर्डिनेट, मतलब P से Q जाने में P का कोऑर्डिनेट आर थीटा है और Q का कोऑर्डिनेट जो है क्या है, इसमें इन्फिनिटेसिमल इंक्रीमेंट हो जा रहा है R में और थीटा में। तो पूछ रहा है कि एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा। ठीक, तो इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हैं। एंगुलर वेलोसिटी मतलब एंगल के टर्म में होगा, तो एंगल के टर्म में जब हम बात करेंगे तो क्या होगा, थीटा जो आपका एंगल है तो डी थीटा बाई डी टी क्या हो जाएगा, ये आपका ओमेगा होगा, और एंगुलर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, अल्फा इक्वल टू डी टू टाइम थीटा डी टी स्क्वायर, मतलब थीटा डॉट और थीटा डबल डॉट ये क्या होंगे, आपके एंगुलर एक्सेलरेशन और एंगुलर वेलोसिटी होंगे। ये एंगुलर वेलोसिटी हो गया और ये क्या हो जाएगा आपका एंगुलर एक्सेलरेशन। जैसे क्या होता है एक्स डॉट और एक्स डबल डॉट होता है, कार्टेशियन हम लोग पढ़ते हैं, वैसे इसमें क्या हो जाएगा, जब कब ये कंडीशन होता है, जब एक्स में क्या होता है, डेल एक्स का इंक्रीमेंट होता है। आप ये कंडीशन पढ़ें, वैसे ही क्या है, इसका कंडीशन है। ओके, फोर्थ नंबर क्वेश्चन का रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी। ठीक, ये आपके मिड टर्म एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि इसमें से कौन सा रिलेशन बता रहा है कि लीनियर और एंगल, मतलब इन चारों ऑप्शन में से लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी का कौन सा रिलेशन करेक्ट होगा। तो देखिए सेकेंड नंबर वाला रिलेशन क्या होगा आपका, करेक्ट होगा, थीटा डॉट इक्वल टू बी पी अपन आर स्क्वायर। ठीक, इस बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ पे जो ये ऑप्शन थोड़ा सा कट गया, ये क्या है आपका वी स्क्वायर पी अपन आर स्क्वायर है। ओके, तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा। जहाँ पे पी क्या है, आप जब ड्रा किए होंगे ऐसे तो देखे होंगे पी क्या है,
P जो है आपका परपेंडिकुलर है टू द टेंजेंट एट पॉइंट P। ठीक, तो ये थीटा डॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, VP अपान आर स्क्वायर। ओके, ये आपका क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी, और उसमें क्या होगा, रिलेशन होगा। ठीक, अब P को आपको पता है परपेंडिकुलर लेंथ है ये आपका, P विद द परपेंडिकुलर लेंथ टू द टेंजेंट एट पॉइंट P। या ये P करके ऐसे आप देखिएगा, फिगर आप पढ़े होंगे, मैं डिटेल फिगर में नहीं जा रहा हूँ, वहाँ से आप देखिएगा, ये चीज़ आप पढ़े होंगे। ठीक, तो थीटा डॉट इक्वल टू VP अपन आर स्क्वायर आप अब पढ़ चुके होंगे, आपका एग्जाम काफ़ी करीब है, इसलिए मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। इतना मान रहा हूँ कि आप चीज़ों को कैच कर लेंगे थोड़ा सा हिंट देने पे। 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ मोशन इन स्ट्रेट लाइन आर। स्ट्रेट लाइन में हो रहा है तो क्या होगा, मान लेते हैं यक्स एक्सिस के करस्पॉन्डिंग अगर हो रहा है तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, dx/dt, और एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, d2x/dt²। तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका, ए नंबर वाला ऑप्शन क्या है आपका सही है। सी वाले ऑप्शन देखिए, आप देख रहे होंगे ds/dt और d2s/ क्या है, dt²। लेकिन ये जो यस होता है ये क्या होता है, ये कर्व के लांग चला गया लेंथ होता है। ठीक, और क्या कहा है, स्ट्रेट लाइन में, तो स्ट्रेट लाइन में हम क्या मानेंगे, एक्स वाई मानेंगे। तो इस वजह से एक्स का कोऑर्डिनेट कर दिया है तो dx/dt और d2x/dt²। वाई के टर्म में दे दिया रहता है d2y/dt, इस तरह अगर y के टर्म देता है dy/dt और d2y/dt², तब ये वाला होता। ठीक, किसी xyz किसी के टर्म में दे सकता है। ओके, बी नंबर ऑप्शन देखिए क्या दिया है, बी नंबर दोनों में सेकेंड डेरिवेटिव दिया है, और सी नंबर वाला क्या है, ये आर के लांग चला गया लेंथ यस होता है, तो इस वजह से सी वाला करेक्ट होगा, नहीं तो ए वाले को हमको क्या करना है, करेक्ट करना है। ओके, 6 नंबर क्वेश्चन करा है कि द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ मोशन इन अ प्लेन कर्व आर। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जो होता है प्लेन कर्व में वो कैसा होता है, मतलब उसका वैल्यू क्या होगा। तो प्लेन कर्व में बात कर रहा है तो क्या हो जाएगा आपका, वेलोसिटी जो होगा dx/dt और dy/dt कंपोनेंट होंगे, और एक्सेलरेशन का जो होगा इसी dx/dt करस्पॉन्डिंग एक्सेलरेशन क्या होगा, d2x/dt² और dy/dt के करस्पॉन्डिंग एक्सेलरेशन क्या होगा, d2y/dt²। ओके, तो ए नंबर ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि इफ r थीटा बी द पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल along a plane curve at time t then the transverse component। तो कह रहा है कि ट्रांसवर्स कंपोनेंट क्या होगा, ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एट टाइम t। तो जो ट्रांसवर्स कंपोनेंट होगा वेलोसिटी का वो क्या होगा आपका, आर डी थीटा बाई डी टी के बराबर होगा। ठीक, रेडियल कंपोनेंट पूछता कितना होता, dr/dt होता। ओके, तो ट्रांसवर्स पूछा है इसलिए क्या हो जाएगा, आर डी थीटा बाई डी टी, और रेडियल अगर पूछता तो क्या लगाते, dr/dt लगाते। ओके, तो सी नंबर ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल मूविंग इन अ प्लेन कर्व एट टाइम टी इज। ठीक, तो मूविंग इन अ प्लेन कर्व एट टाइम टी इज, तो क्या हो जाएगा आपका, ए नंबर ऑप्शन जो होगा आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। जो ए नंबर ऑप्शन है आपका क्या होगा, ये करेक्ट होगा। ओके, ए नंबर ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। ये क्या हो गया आपका, टेंजेंशियल कंपोनेंट हो गया, और ये क्या हो जाएगा आपका, नॉर्मल एक्सेलरेशन हो जाएगा, और ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, दोनों का स्क्वायर करके सम करके रूट ले लेंगे तो रिजल्टेंट आपको मिल जाएगा, मतलब मैग्नीट्यूड मिल जाएगा एक्सेलरेशन का। तो ए नंबर ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। अब देखिए 9 नंबर क्वेश्चन करा कि इफ यस साइन विद द इंट्रिंसिक कोऑर्डिनेट ऑफ द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग अ प्लेन कर्व एट टाइम टी एंड v be its velocity at time t then the tangential component of its acceleration at time t। तो देखिए अभी ऊपर हम लोग टेंजेंशियल कंपोनेंट देखे हैं, ऊपर देखे ना, बताया ना, ये क्या आपका टेंजेंशियल कंपोनेंट है, ऊपर हम लोग देखे हैं ये क्या आपका टेंजेंशियल कंपोनेंट है ये वाला, और क्या है ये आपका नॉर्मल कंपोनेंट है। टेंजेंशियल कंपोनेंट क्या होगा, d2 psi/dt² का होल स्क्वायर। ठीक, यहाँ पे होल स्क्वायर क्यों हुआ है,
क्योंकि मैग्नीट्यूड निकालना है। अगर केवल कंपोनेंट की बात करेंगे तो क्या होगा, d2 यस अपॉन dt स्क्वायर। ओके, तो इस वजह से जो टेंजेंशियल कंपोनेंट वाला ऑप्शन 9 में 9 में पूछा है कौन सा करेक्ट होगा, बी वाला आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। अगर नॉर्मल कंपोनेंट पूछेगा तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, v स्क्वायर बाई रो वाला ऑप्शन क्या होगा आपका सही होगा। या इसी को देखिए, इसका कई फॉर्म हो सकता है, v d साइन बाई dt भी हो सकता है किसमें, नॉर्मल कंपोनेंट में। या इसके अलावा क्या हो सकता है, इसके अलावा देखिए, इसके अलावा आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, v डेल साइन बाई डी एस, और फिर क्या लिख सकते हैं, डी एस बाई डी टी, ये भी लिख सकते हैं। ठीक, अब देखिए डी एस बाई डी टी को भी लिख सकते हैं, तो आगे क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर डेल साइन बाई डी एस, ये भी हो सकता है। और यही डेल साइन बाई डी एस जो होता है 1 बाई रो के बराबर होता है, तो वहाँ से देखिए ये भी रिलेशन आता है। मतलब नॉर्मल केस में ये भी वैल्यू दे सकता है, ये भी वैल्यू दे सकता है, और वी स्क्वायर डी साई अपन डी एस ये भी वैल्यू दे सकता है। तीनों ऑप्शन में दे सकता है नॉर्मल के लिए, तो उसको आप अपने दिमाग में सेट किए रहिएगा ताकि कंफ्यूज ना हो। अगर एग्जाम में टेंजेंशियल की जगह नॉर्मल दे के ऑप्शन बदल दे तो। ओके, 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ पैराबोलिक पाथ अबाउट इट्स फोकस ऑफ इट्स पाथ वेरीज एज फॉलोज एज इट्स डायमीटर फ्रॉम द फोकस। डायमीटर फ्रॉम द फोकस क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इनवर्सली क्या होगा, उसके प्रोपोर्शनल होगा। ठीक, जो एंगुलर वेलोसिटी होगा वो क्या होगा, डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ओके, इलेवन नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि इफ द पार्टिकल मूव्स अलोंग अ कर्व देन द डायरेक्शन ऑफ इट्स वेलोसिटी एट एनी पॉइंट ऑफ इट्स पाथ इज अलोंग द डॉट 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 टू द पाथ एट द पॉइंट। क्या होता है, टेंजेंट होता है, इसका टेंजेंट होता है। ठीक, नॉर्मल वाला तो आप पढ़े होंगे कि जो नॉर्मल वेलोसिटी होता है वो तो जीरो होता है, जो होगा क्या होगा आपका टेंजेंशियल वेलोसिटी होता है। तो टेंजेंट होगा टू द पाथ एट द पॉइंट। ओके, तो ये वाला क्या होगा, टेंजेंट वाला बी नंबर ऑप्शन जो होगा आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। ये सब आप डिटेल में पढ़ चुके होंगे, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। अब देखिए 12 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि इन अ सिंपल हार्मोनिक मोशन द पीरियाडिक टाइम इज। पीरियाडिक टाइम क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा किसके, टाइम इंडिपेंडेंट होगा एम्पलीट्यूड के। ठीक, एम्पलीट्यूड को डिपेंड नहीं करता है। ठीक, किस पे डिपेंड करेगा, इंटेंसिटी में डिपेंड करेगा, मास पे डिपेंड करेगा, इन सब चीज़ों पे क्या करता है, डिपेंड करता है। साथ ही साथ एंगुलर वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी, इन सब चीज़ पे डिपेंड करेगा। ठीक, वो एम्पलीट्यूड पे क्या करता है, डिपेंड नहीं करता, इसलिए ए नंबर ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, अब देखिए 13 नंबर क्वेश्चन का रहा है, देखिए 13 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि in a simple harmonic motion at the following distance from the center will be the velocity half of the maximum। ठीक, कह रहा है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में किस डिस्टेंस पर जो वेलोसिटी होगा वो मैक्सिमम वेलोसिटी का क्या होगा, हाफ होगा। तो सबसे पहले देखिए जो वेलोसिटी का फार्मूला होता है आप पढ़े होंगे, वी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है आपका, या आप इस तरह कहिए वी इक्वल टू क्या होता है, एक मिनट, वी इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा टाइम्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है। ठीक, एक्स आपका क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, और ए क्या है आपका, एम्पलीट्यूड है। ओके, तो मैक्सिमम वेलोसिटी का वैल्यू क्या होता है, मैक्सिमम वेलोसिटी कब होता है, जब डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो हो, मतलब एक्स जीरो हो, तो उस टाइम जो वेलोसिटी होता है मैक्सिमम होता है। ये आप फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़े हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन चैप्टर में। तो वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए ओमेगा हो जाएगा, और यही क्या होता है आपका, वी मैक्स होता है। ठीक, अब क्वेश्चन कर रहा है कि कितने डिस्टेंस पर जो वेलोसिटी होगा वो मैक्सिमम वेलोसिटी का क्या होगा, आधा होगा। तो क्या करिएगा, मैक्सिमम वेलोसिटी का आधा लिख लीजिएगा, v का वैल्यू क्या हो जाएगा, v मैक्स बाई 2, और वहाँ पे क्या पुट कर दीजिएगा, ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ओमेगा बाई 2 आ जाएगा, यहाँ से ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, और रूट हटा के इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो जो आप सॉल्व करेंगे इसको, तो आपको फर्स्ट नंबर ऑप्शन जो आएगा क्या होगा आपका, करेक्ट आएगा। ठीक, प्लस माइनस हाफ ए रूट 3 करके आएगा, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर मिलेगा। ओके,
14वां क्वेश्चन कर रहा है if t is the time period of simple harmonic motion of amplitude a and intensity of a force mu then तब अगर t क्या है, टाइम पीरियड है और सिंपल हार्मोनिक मोशन का, और एम्पलीट्यूड a है, इंटेंसिटी म्यू है, तो जो टाइम पीरियड होगा क्या होगा, t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट म्यू के बराबर होगा। ठीक, t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट म्यू के क्या होता है, उसका वैल्यू बराबर होता है। ओके, तो बी नंबर ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। अब देखिए 15वां क्वेश्चन कह रहा है कि इफ v1 एंड v2 कह रहा है कि इफ v1 एंड v2 आर वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन सिंपल हार्मोनिक मोशन एट अ डिस्टेंस x1 एंड s2 फ्रॉम द सेंटर देन द टाइम ऑफ कंप्लीट एक्सीलरेशन इज। तो देखिए आप वेलोसिटी जान रहे हैं v1 v2 का है, तो मान ले रहे हैं v1 जब इसका वेलोसिटी है उस टाइम v1 स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ओमेगा ए स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर लिख सकते हैं। मान लें उस टाइम इसका डिस्प्लेसमेंट क्या x1 है, और फिर क्या लिख सकते हैं आप v2 स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ओमेगा, और उस टाइम जो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा मान ले रहे हैं क्या है, x2 स्क्वायर है। ठीक, ये दोनों इक्वेशन हो गया। अब क्या करिएगा, पहले में से दूसरे को, या आप इस तरह, हाँ, पहले में से दूसरे को ही सब्स्टिट्यूट कर लीजिएगा। किसी एक इक्वेशन में से किसी दूसरे को सब्स्टिट्यूट करके वैल्यू जब सॉल्व करेंगे तो ओमेगा का वैल्यू यहाँ से निकलेगा, क्योंकि ओमेगा क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा आपका। ठीक, तो ओमेगा का वैल्यू यहाँ से निकाल के सॉल्व करेंगे तो ओमेगा का वैल्यू आएगा, फिर ओमेगा का जो वैल्यू आएगा इसी को आप 2 पाई बाई ओमेगा कर देंगे तो वहाँ से क्या हो जाएगा, टी का वैल्यू निकल जाएगा। यही टी निकालना है, तो ओमेगा का वैल्यू निकाल के नीचे 2 पाई के नीचे ओमेगा का वैल्यू पुट कर दीजिएगा, तो वहाँ से टी का वैल्यू आ जाएगा, जो किसके बराबर आएगा, बी नंबर ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट आएगा। 2 पाई अंडर रूट x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर के क्या होगा, बराबर आएगा। ओके, तो बी नंबर ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। 16वां क्वेश्चन कर रहा है कि इन अ सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ एम्पलीट्यूड ए एंड इंटेंसिटी ऑफ फोर्स म्यू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द सेंटर ऑफ फोर्स एट टाइम टी इज x, देन द इक्वेशन ऑफ मोशन इज। तो क्या होता है इक्वेशन ऑफ मोशन, जो इक्वेशन ऑफ मोशन होगा क्या होगा, किसके बराबर होगा, d2x अपॉन dt स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस म्यू टाइम्स x होगा। देखिए आप इस फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़े होंगे, क्या लिखते थे हम लोग, न्यूटन्स लॉ लगाते थे, तो यम में लिखते थे, यम में क्या होता था, यम और एक्सीलरेशन क्या होता था, d2x अपॉन dt स्क्वायर, वो किसके बराबर होता था, माइनस kx के बराबर होता था। इसी यम को हम क्या किए हैं, इधर लेके चले गए हैं। ठीक, यही यम इधर नीचे आ गया और यही क्या हो गया आपका, म्यू के बराबर लिख दिए हैं, तो क्या हो जाएगा, माइनस म्यू टाइम्स x, मतलब डी नंबर ऑप्शन जो होगा आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। वो आपका क्या होगा, म्यू जो है इंटेंसिटी है। 17वां क्वेश्चन कर रहा है कि इन सिंपल हार्मोनिक मोशन द वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट। तो वेलोसिटी का जो इक्वेशन होता है क्या होता है, ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है, जहाँ एक्स डिस्प्लेसमेंट है। तो भी मैक्सिमम कब होगा, इस इक्वेशन से देख के यही लग रहा है कि भी मैक्सिमम कब होगा, जब ए में से घटने वाला वैल्यू क्या हो, मिनिमम हो, और मिनिमम वैल्यू क्या होगा, 0। तो अगर x का वैल्यू 0 हो जाए तो क्या हो जाएगा, ये पूरा टर्म वैनिश हो जाएगा, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा ये हो जाएगा, और ये मैक्सिमम वैल्यू होगा। और x इक्वल टू 0 है, इसका मतलब क्या होगा, सेंटर ऑफ फोर्स वाला ऑप्शन क्या होगा आपका, करेक्ट होगा। सेंटर ऑफ फोर्स पे क्या होगा, जो इसका वैल्यू होगा वो क्या होगा, वेलोसिटी का, वो मैक्सिमम होगा। ओके, और जितना ही उससे दूर जाएंगे, जितना ही क्या होगा, दूर जाते हैं उतना ही वेलोसिटी क्या होता है आपका, डिक्रीज होते चल जाता है, क्योंकि x का वैल्यू क्या होगा, बढ़ते हुए चला जाता है। ओके, 18वां क्वेश्चन कर रहा है कि द एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल p मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन इज गिवन बाय। जो एक्सीलरेशन होता है पार्टिकल का मूविंग इन स्ट्रेट लाइन इज गिवन बाय, तो ये क्वेश्चन देखिए आपके सर लोग सॉल्व कराए होंगे। इसका क्या होगा, डी नंबर ऑप्शन जो आएगा क्या आएगा, करेक्ट आएगा, n2x माइनस 3n स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन 2a। ठीक, आप इस क्वेश्चन को जरूर सॉल्व किए होंगे, ये आपको मिला होगा। इसमें एक्सीलरेशन का एक कंडीशन होता है। ठीक, अब 19वां क्वेश्चन देखिए, कह रहा कि इफ इन अ सिंपल हार्मोनिक मोशन ए इज एम्पलीट्यूड एंड म्यू इज इंटेंसिटी ऑफ फोर्स,
देन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t फ्रॉम द सेंटर x, देन x इक्वल टू, तो देखिए आप वेलोसिटी आपको पता है v इक्वल टू क्या होता है प्लस माइनस अंडर रूट म्यू, और उसके साथ क्या होता है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक फार्मूला ये होता है और एक फार्मूला हम लोग क्या पढ़े हैं प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जो फिजिक्स में भी हम पढ़ते हैं। ठीक, तो यहाँ से देखिए क्या होगा, अगर मान लीजिए पार्टिकल कुछ ऐसे मूव कर रहा है आपका, इसमें देखिए एग्जैक्ट लिखा नहीं है कि पार्टिकल कैसे मूव कर रहा है। जैसे मैं कंडीशन बता रहा हूँ, मान लीजिए ओ सेंटर है और क्या ये पॉइंट एक्सट्रीम पॉइंट ए इधर है, इधर मान ले रहे हैं एक्सट्रीम पॉइंट बी है, और पार्टिकल कहीं पी पे है जो एक्स डिस्टेंस पे है, तो उसके लिए इक्वेशन लिखा जाएगा। तो अगर पार्टिकल ए से ओ पर आता है तो उस टाइम वेलोसिटी निगेटिव लेते हैं, और अगर पार्टिकल ओ से ए की तरफ जाता है तो क्या करते हैं पॉजिटिव लेते हैं। उसी तरीके से अगर पार्टिकल बी से ओ पर आ रहा है तो निगेटिव लेते हैं, और ओ से बी जाता है तो क्या करते हैं पॉजिटिव लेते हैं। तो दोनों केस में अलग अलग रिजल्ट निकलेगा। कैसे अलग अलग रिजल्ट निकलेगा, देखिए जब इस कंडीशन को आप सॉल्व करेंगे, मान ले रहे हैं पार्टिकल ओ से ए की तरफ आ रहा है, तो ओ से एक तरफ आ रहा है तो निगेटिव वैल्यू इसका कंसिडर करेंगे, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, v इक्वल टू अंडर म्यू, और साथ में आगे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ से क्या करेंगे v को dx बाई dt के टर्म में लिख सकते हैं, और ये क्या हो जाएगा इधर का वैल्यू एज इट इज ये रहेगा ऊपर वाला जो था। अब फिर इसको क्या करेंगे म्यू dt लिख लेंगे, और इधर क्या हो जाएगा आपका माइनस डी एक्स अपान अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और जब आप इसको इंटीग्रेट करके सॉल्व करेंगे तो जो x का वैल्यू आएगा वो क्या आ जाएगा आपका ए कास अंडर रूट म्यू और t आएगा। ठीक, यही अगर आप पॉजिटिव वैल्यू लिए रहते, अगर आप पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पे कंसिडर किए रहते तो जो इसका वैल्यू आता वो क्या होता, मतलब अगर पार्टिकल ओ से ए की तरफ कंसिडर किए रहते तो क्या आता साइन अंडर रूट म्यू टी करके आता है। ठीक, तो ये चीज़ याद रखिएगा। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा है कंडीशन क्लियर नहीं किया है तो अगर ए कास अंडर रूट म्यू टी के जगह ए साइन अंडर रूट म्यू टी दे देगा तो वो वाला भी ऑप्शन सही होगा। वैसे यहाँ पे ए कास अंडर रूट म्यू टी दिया है, इस वजह से ये वाला ऑप्शन करेक्ट लगा देंगे। अगर इसके जगह ए साइन अंडर रूट म्यू टी दे देता तो वो भी ऑप्शन सही होता, क्योंकि बताया नहीं है पार्टिकल किधर से मूव कर रहा है, स्ट्रीम पॉइंट से किधर जा रहा है। ठीक, मतलब एक्सट्रीम पॉइंट से अपने रेस्ट पोजीशन पे आ रहा है कि रेस्ट से एक्सट्रीम पे जा रहा है, ये क्लियर नहीं किया। तो ऐसे कंडीशन में अगर ए साइन अंडर रूट म्यू टू भी दे देगा तो वो भी ऑप्शन आपका क्या होगा करेक्ट होगा। ओके, 29 क्वेश्चन देखिए कर रहा है कि व्हेन अ पार्टिकल मूव्स आउटसाइड द सरफेस ऑफ द अर्थ द एक्सेलरेशन वेरीज इनवर्सली एज द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द क्या होता है सेंटर ऑफ अर्थ। ये तो आप पढ़ेंगे फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, वो क्या करता है इनवर्सली वेरीज करता है किसके सेंट्रल ऑर्बिट वाले चैप्टर में पढ़े होंगे, इनवर्सली वेरीज करेगा। ठीक, सेंटर ऑफ अर्थ से क्या होगा इसका जो डिस्टेंस होगा इनवर्सली वेरी करेगा। ओके, 21 नंबर क्वेश्चन देखिए कर रहा है कि अ पार्टिकल मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन अंडर द अट्रैक्शन टुवर्ड्स अ फिक्स्ड पॉइंट ऑन द लाइन which varies inversely as the square of the distance x from the fixed point, full stop, its equation of motion is। तो देखिए इनवर्स स्क्वायर फोर्स को फॉलो कर रहा है, इसलिए अब जो इक्वेशन ऑफ मोशन हो जाएगा 1/x स्क्वायर वाला टर्म आएगा। अगर लीनियर रहता तो माइनस म्यू एक्स होता तो बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होता, लेकिन यहाँ लिख दिया इनवर्सली एज द स्क्वायर, तो इस वजह से 1/x स्क्वायर वाले ऑप्शन को करेक्ट लगाएंगे, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। लीनियर रहता तो बी नंबर ऑप्शन करेक्ट मारते। ओके, अब देखिए 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन का रहा कि द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई एच सच दैट। ठीक, इसी को मॉडुलस भी कहा जाता है। क्या होता है आप पढ़े होंगे, इसका वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करता है, मतलब बी नंबर ऑप्शन जो होगा आपका क्या होगा करेक्ट होगा। ई का वैल्यू 0 या 0 से बड़ा होगा तथा 1 या 1 से छोटा होगा। ठीक, 0 और 1 के बीच में होगा। When the coefficient of restitution E equal to 1 then the bodies are called। जब E equal to 1 होता है तो इसी को क्या कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होता है। ठीक, ये सब तो इंटर में आप पढ़े होंगे।
24 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि व्हेन कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज इक्वल टू 0 देन द बॉडीज आर कॉल्ड। तो उस बॉडी को क्या कहेंगे? तो जब ऐसा कंडीशन होता है तो उस कंडीशन में बॉडी को क्या कहा जाता है? इन इलास्टिक कहा जाता है। ठीक, तो क्या होगा? इन इलास्टिक कोलिजन होगा। ओके, इस तरीके से इस लेक्चर में हम लोग 24 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। आगे आने वाले लेक्चर में फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन से लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। ओके, इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। कहीं डाउट हो तो उसको कमेंट करके पूछते रहिए। थैंक यू।